Hello dear aspirants. Today this is class on Indian Constitution. So earlier we have discussed Indian Constitution two parts, that is part 1 and part 2. In part 1 we have learned union and its territory are from article 1 to 4, and in part 2 we have discussed about citizenship with regard to article 5 to 11. Here in this class we will deal all the very aspects regarding this fundamental rights. That is very important part, that is part third regarding fundamental rights. We have 6 fundamental rights. Today we will deal here article 12, which is general in perspective. It is not a fundamental, it is, of course, it is a part of fundamental right, but it is general in nature. Our fundamental rights which with regard to our citizens start from article 14 to 32. Remaining articles are in general in nature, which prescribe something which are very important for fundamental rights. So if we are talking about the fundamental rights, we can say it is a first written document. तो इसको जो है इस पे फंडामेंटल राइट पे फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट क्या था उसको अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो मैग्ना कार्टा, अगर आप जो है बात करते हैं मैग्ना कार्टा की बात करें, ये आपका 12 to 15 के पीरियड में रहा था. इट वाज द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट. एंड फ्रेंड्स, हियर there was another thing which arose in 1689 in the form of Bill of Rights, which was written consolidating all important rights and liberties of English people with regard. It was in USA. So फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट जो है पहले टाइम में जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम दिया गया. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आर्टिकल 12 को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन दी गई है. स्टेट जो है जिसके अगेंस्ट में हम लोग फंडामेंटल राइट क्लेम करता है, स्टेट ऑलवेज टू वायलेट फंडामेंटल राइट्स. सो हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं. तो आर्टिकल 12 की अगर बात करें, यहाँ पे स्टेट की डेफिनेशन दी गई है कि व्हाट इज़ एक्चुअली स्टेट. तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्टेट है क्या, क्योंकि स्टेट के अगेंस्ट में ही ओवरऑल हम जो है अपने फंडामेंटल राइट्स जो कि केसेस करते हैं. इसलिए स्टेट की डेफिनेशन इज़ सो वाइडर. इट इज़ नॉट लाइक अ जनरल स्टेट लाइक वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द उत्तर प्रदेश एंड द MP and other things. There are certain bodies which are agencies also called states, come under the definition of state. So article 12 defines here the term state as used in part 3rd and part 4th of the constitution, because welfare state is also there. Here state is also there. So in part 4th it is welfare state, in part 3rd it is a state. So we will dealing here about the state. So let us start the video. क्या है हमारा पॉइंट क्या है. तो अगर हम बात करते हैं सेक्शन की लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो इन दिस पार्ट मीन्स पार्ट 3rd, unless the context otherwise requires, जब तक कि otherwise requires ना किया जाए तब तक the state includes जो स्टेट की ये डेफिनेशन है यही मानी जाएगी. इट इज़ नॉट कंक्लूसिव इन नेचर, इट इज़ एक्सक्लूसिव इन नेचर, इट इज़ इलस्ट्रेटिव इन नेचर. इसमें और भी चीज़ें टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एड होती चली गई. सो स्टेट इंक्लूड्स, क्या चीज़ इंक्लूड करता है, इट इज़ इंक्लूसिव इन नेचर. द वर्ड हियर नॉट मीन्स बट इंक्लूड्स. तो दैट्स वाई इट इज़ इंक्लूसिव इन नेचर, नॉट कंक्लूसिव इन नेचर. द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कौन कौन सी इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो सबसे पहले खुद जो आर्टिकल 12 बताता है, तो वहाँ पे कौन कौन सी, तो सिंपली है, हम लोग ये बहुत ही बेसिक तरीके से जानते हैं कि स्टेट क्या है. तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप जनरली जानते हैं कि गवर्नमेंट इज़ अ स्टेट. ओके, दैट्स ओके, द फर्स्ट पॉइंट. एंड उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि जो आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है. तो गवर्नमेंट
and Parliament of India, it is one of the body, one of the point that is also state. Then Article 12 is mentioned another point regarding with our another feature which is covered under the definition of a state. So second point is the government and the legislature of each state. So again friend, first of all we have discussed the government and Parliament of India. Second one we have deal here government and legislature of each state friends, of each state, legislature of each state. मैं ये जो भी चीज़ें आपको शॉर्टकट में दे रहा हूँ लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो आप नोट डाउन करते रहिए. दैट द थिंग, नॉट अदर वाइज टू टेक. So this is the second feature which is mentioned in Article 12 about with regard to the state. The government and the legislature of each state is the second feature. And third feature is all local, जितनी भी local bodies हैं all local और other authority within the territory of India. तो ये जो term local bodies भी आपको समझ में आ जाएंगे जब अभी मैं डील करूँगा यहाँ पे. लेकिन जो term other authorities है, that is the controversial point. That's the controversial point with regard to the state. And the fourth feature, all local and other authorities under the control of the government of India. One is the within the territory of India or another one is the under the control of government of India. So whatever in the control of India one thing and within the territory of India is another thing. So वो भी अदर अथॉरिटी जो कि विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया में आती हैं उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि उसमें ये डील करना मुश्किल होता है कि यहाँ पे ये स्टेट है या नहीं है, स्टेट की एजेंसी है या नहीं है. और दूसरी चीज़ जो कि कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको भी हमें जानना जरूरी है. अदर अथॉरिटी जो कि अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं उनको भी जानना जरूरी है. तो द डिस्कशन हियर इज ओनली फ्रेंड द अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अदर अथॉरिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी विल अंडरस्टैंड द whole concept of the state which is mentioned under Article 12 or the objective of the legislature. Otherwise this is a very critical definition. It is a very critical definition which is mentioned under Article 12. So let us start the things after these definition. What the Supreme Court reaction, what the court reaction is there. So court ने कैसे expand किया the scope of Article 12. तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने अभी डेफिनेशन कवर कर ली. दैट्स ऑल फ्रेंड आर्टिकल 12. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू डील हेयर. अथॉरिटी यू नो, अथॉरिटी यू नो व्हाट अथॉरिटी. अथॉरिटी मीन्स अगर हम देखें अथॉरिटी मीन्स क्या होता है कि कोई भी पर्सन, अगर ए पर्सन और अ बॉडी एक्सरसाइजिंग पावर टू कमांड, कोई भी पर्सन हो, कोई पर्सन या फिर कोई बॉडी हो जिसके पास द मेन पॉइंट इज कि एक्सरसाइजिंग पावर टू कमांड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक्सरसाइजिंग पावर टू कमांड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पावर टू कमांड. सो इन कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 12 की बात करते हैं तो मीन्स द पावर टू मेक लॉज, ऑर्डर्स, रेगुलेशंस, बाई लॉज, नोटिफिकेशंस एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें हैं विच हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड द पावर टू इन्फोर्स दोज लॉज. सो दिस इज द authorities which is mentioned under article in the context of article 12, not mentioned in the article 12 but in the context of article 12 we have the basic knowledge about it. So that's all about the authorities that you have I think understand what do you mean by authorities. यहाँ पे जो टर्म यूज़ हुए हैं authorities का, जो ये टर्म यूज़ हुए हैं फ्रेंड, इसका मतलब क्या है. अथॉरिटीज़ का मीन्स क्या होता है कि जो बॉडी जिसके पास एक्सरसाइजिंग द पावर टू कमांड, और इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 12 की अगर हम बात करें टू मेक लॉज, टू बाई लॉज और रेगुलेशन एंड नोटिफिकेशन विच हैज़ द फोर्स ऑफ लॉ एंड द पावर टू इन्फोर्स दोज लॉज. इन्फोर्स भी करने के उनके पास पावर हो.
सो फिर हमारे पास टर्म एक यहाँ पे आया था कि व्हाट डू मीन बाय लोकल अथॉरिटीज़, क्योंकि अदर अथॉरिटीज़ में पहुँच तो रहे हैं लेकिन वहाँ पे हमें सब चीज़ें जानना ज़रूरी हैं कि एक्चुअली लोकल अथॉरिटीज़ क्या है। तो ये जो टर्म है लोकल अथॉरिटीज़, लोकल जहाँ पे 2 बार वर्ड यूज़ हुआ है, अंडर द कंट्रोल और जो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो लोकल अथॉरिटीज़ क्या होती हैं? लोकल अथॉरिटीज़ यू ऑल नो दैट्स, रटने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे बेसिक से बता रहा हूँ चीज़ें, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। लोकल अथॉरिटीज़ आपको क्लियर होगी। आप अगर गांव स्तर पे देखते होंगे, आप जो है अगर म्यूनसिपैलिटी एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे आपकी जो म्यूनसिपल काउंसिल है, म्यूनसिपैलिटी है, ये सब क्या है? ये आपकी लोकल बॉडीज़ हैं। लोकल यहाँ पे जो है ये छोटे छोटे बाई लॉज बनाते हैं यहाँ पे, जैसे टैक्सेस वगैरह, हाउस टैक्स वगैरह इंपोज करना, वाटर टैक्स इंपोज करना, उनको फिर इन्फोर्स कराना वहाँ पे उस एरिया में, टाउन एरियाज़ में जो जो लोग रहते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें किस में कवर होती हैं? ये लोकल बॉडीज़ में कवर होती हैं, लोकल अथॉरिटीज़ में कवर होती हैं फ्रेंड्स। आपकी जो पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो अथॉरिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सब क्या है? ये सब लोकल अथॉरिटीज़ का ही पार्ट है फ्रेंड्स। तो माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स है, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स। तो ऑल दीज थिंग्स, लोकल अथॉरिटीज़ को कहाँ डिफाइन किया गया, ये भी आप लोग डेफिनेशन याद रखिएगा। जब आपको डेफिनेशन कहीं नहीं मिलती है लोकल अथॉरिटीज़ की, क्योंकि आर्टिकल 12 तो डिफाइन नहीं करता है, तो आप उसको जनरल क्लॉज में देखेंगे। तो उसका जो है सेक्शन 3 क्लॉज 31, इसमें आप देखेंगे जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, उसमें अगर आप देखेंगे 1897 के जनरल क्लॉजेस एक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा? डेफिनेशन मिल जाएगी लोकल अथॉरिटीज़ की। तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या है डेफिनेशन ऑफ लोकल अथॉरिटीज़। तो आपके अंडरस्टैंड के लिए मैंने बता दिया यहाँ पे क्या क्या चीज़ें, एग्जांपल दे दिया आपको। तो लोकल अथॉरिटीज़, आई थिंक नाउ इट हैज़ बिकम क्लियर। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ द अदर अथॉरिटीज़। अदर अथॉरिटीज़ क्या क्या होती हैं, ये भी आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रोवर्सीज़ हैं, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं, तो वो सब हम जो यहाँ पे डील करते हैं। तो क्या क्या सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे चीज़ें हैं? तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी वॉज देयर ए केस इन 1952 सुप्रीम कोर्ट इन पेज नंबर 115। तो मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी अगर आप केस देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई थी। क्या वहाँ पे सबसे पहली बार वहाँ पे बताया गया 1952 में, सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली इसमें हेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि द बाई लॉज ऑफ द म्यूनसिपल कमेटी चार्जिंग अ प्रिस्क्राइब्ड फी, देयर वाज एक्चुअली म्यूनसिपल कमेटी होती है, उसने एक बाई लॉज बनाए थे और वो प्रिस्क्राइब फ़ी चार्ज कर रही थी ऑन द होल सेलर। जो होल सेल डीलर होते हैं उनके ऊपर एक फ़ीस प्रिस्क्राइब की गई थी उस एरिया में। वॉज एन ऑर्डर बाई स्टेट अथॉरिटी। तो ये जितना की फ़ीस प्रिस्क्राइब की गई थी स्टेट अथॉरिटी के द्वारा, उतना इसने नहीं लगाया था, इसने कंट्रावीन कर दिया था आर्टिकल 19(1)(g। So these bylaws in fact and in substance have brought about a total stoppage of the wholesale dealers business in the commercial senses। तो हम जो बात करते हैं होलसेल डीलिंग में, होलसेल जो डीलर्स होते हैं उस पर जो है क्या हुआ था मोहम्मद यासीन वर्सेस टाउन एरिया कमेटी 1952 केस में, कि जो म्यूनसिपल कमेटी थी उसने बाई लॉज बनाए थे कि कुछ प्रिस्क्राइब्ड फ़ी लगाई थी। और एक्चुअली जितनी भी म्यूनसिपल बॉडीज़ होती हैं वो सारी स्टेट के अंदर आती हैं, तो स्टेट के द्वारा गवर्न होती हैं। स्टेट उनको जितने डायरेक्शन देता है उतने में ही उनको काम करना होता है। बट हियर इट एक्चुअली एक्सीड द लिमिट, उसने जो है लिमिट को एक्सीड कर दिया और पूरा का पूरा होलसेल डीलर जो बिजनेस है वो अफेक्ट हो गया। सो इट वाज एक्चुअली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(g विच इज़ फ्रीडम ऑफ कैरिंग ऑफ बिजनेस टू एनी ईयर इन इंडिया। तो जो बिजनेस प्रोफेशन ये जो आप जो करते हैं वो आर्टिकल 19(1)(g का पार्ट है, तो आपकी ये फ्रीडम है, एक्चुअली इट वायलेट्स। सो दैट्स वाई ये बाई लॉ जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेक डाउन कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो ये आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट केस जो अदर अथॉरिटीज़ पे था, नेक्स्ट केस अदर अथॉरिटीज़ का जो इसको बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो वो जो है केस सबसे पहले आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें अदर अथॉरिटीज़ की, क्योंकि अदर अथॉरिटीज़ की कोई डेफिनेशन नहीं है। जनरली अदर अथॉरिटीज़ की मीन्स अगर हम बात करें तो उसमें से जैसे गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, द गवर्नमेंट है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स है एंड ऑल लोकल अथॉरिटीज़, यहाँ तक कन्फाइन हो गया। If we see the language of Article 12, then it confine only the few things that's the government and the Parliament of India, and another word the government and the legislature of each states. That's okay. That's confined to this particular specified area. But Supreme Court in various cases expand the scope of Article 12. It said we cannot grab, we cannot confine, we cannot cabin this scope of Article 12 within the traditional doctrine or traditional approach. So we can expand here.
So in the first and more important case on the expansion of the scope of other authorities का scope बढ़ाते हुए, the first case was University of Madras versus Santabai. That's very important case, friend. Santabai case 1954 it was. Earlier case was Muhammad Yasin versus Town Area Committee, which was in 1952. That's I have deal here. And the first case with expansion of other authorities, University of Madras versus Santabai. That's very important, 1954 case. तो इसमें मद्रास हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि अदर अथॉरिटीज़ कुड ओनली इंडिकेट अदर अथॉरिटीज़ ऑफ अ लाइक नेचर. जैसे कि इसमें रूल आया था एजेक्सियम जेनरिस का. एजेक्सियम जेनरिस मतलब सेम लाइक नेचर. जैसे कि आपकी सेम लाइक नेचर मीन्स हियर, जो कि आर्टिकल 12 में जैसे गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, तो उसकी तरीके से जो काम करती हैं वही सारी आएंगी. एजेक्सियम जेनरिस का रूल ये था फ्रेंड. एजेक्सियम जेनरिस का रूल क्या था, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ. एजेक्सियम जेनरिस का EJUSDEM, एजेक्सियम जेनरिस. ओके, तो एजेक्सियम जेनरिस का रूल ये था. तो इसमें क्या हुआ था, इसको कन्फाइन कर दिया था कि जो सेम लाइक नेचर होते हैं वही अदर अथॉरिटीज़ में आएंगे. बट लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को फिर एक्सपेंड किया, कहा वी कैन नॉट कन्फाइन कि एजेक्सियम जेनरिस के रूल के थ्रू हम जो है उसी एक हमने क्या बना दिया, एक वेल बना दिया, एक पाउंड बना दिया कि अब इतनी दूरी में ही इसका दायरा है. तो देयरफॉर इन अनदर केस सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है बढ़ाते हुए कहा, उज्जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1962 के केस में, इट कुड ओनली मीन अदर अथॉरिटीज एक्सरसाइजिंग गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शन. सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड दिस restrictive interpretation of the expression other authorities given by the Madras High Court and held that Ejection Generis rule could not be restored to in interpreting this expression. तो हम लोग इसको यहाँ तक जो है कन्फाइन नहीं कर सकते, उतनी दूरी हम इसको नहीं दे सकते जो कि जो है संताबाई के केस में बताया गया था. बल्कि इसका जो स्कोप है वो और ज़्यादा है, यानी कि स्पेसिफिकली नेम्ड द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट इज़ नॉट लाइक दैट. The legislature of union and states and local authorities, there is no common genus running through these named bodies, nor can these bodies so placed in one single category on any rational basis. तो whole and sole conclusion of this case, Ujjambai versus State of UP 1962, कि actually it rejected the rule of ejection generis given in Santabai versus State of Madras 1954 case. So but फिर भी जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुआ. ये भी हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर पाए कि एक्चुअली जो अदर अथॉरिटीज़ का जो स्कोप है वो यहीं पे कन्फाइन हो जाता है, ये हम नहीं कह सकते. और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें क्लैरिफाई किया. तो नेक्स्ट केस जो क्लैरिफाई करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल का केस है. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल के केस में कि ये क्वेश्चन उठा कि इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड होते हैं क्या दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द अदर अथॉरिटीज़. तो ये क्वेश्चन उसके सामने आया. तो ऑफ कोर्स द सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक्सपेंड किया और कहा कि जो भी ऑल अथॉरिटी जो क्रिएटेड बाय आपके कॉन्स्टिट्यूशन है या कि स्टैट्यू के द्वारा हैं, जिसमें जो पावर दिया गया है, पावर्स आर कन्फर्ड बाय द लॉ, वो सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं अदर अथॉरिटीज़ में. इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है दैट द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी शुड बी इंगेज इन द परफॉर्मिंग गवर्नमेंटल और सॉवरेन फंक्शंस. ये जरूरी नहीं कि सॉवरेंटल और या फिर जो है गवर्नमेंटल फंक्शन जो एक्सरसाइज करे वही अदर अथॉरिटीज़ में आएगी. सो देयरफॉर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो इसमें जो है इंक्लूड होगा. तो लेटर ऑन जितनी भी चीज़ें थी इस केस के बाद बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे केसेस आए, कोचीन देवस्थान बोर्ड आए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में केसेस आए, उन सब में बता दिया गया कि ये दे आर ऑल्सो दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द एजेंसीज दैट देयरफॉर दे आर अदर अथॉरिटीज़. सो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. मैंने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की, यहाँ पे आपका आर्टिकल 12 का स्कोप ख़त्म नहीं होता है. आई विल डीलिंग हेयर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस इन नेक्स्ट क्लास, तो आप लोग जरूर देखिएगा. अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब एंड RD Sethi वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, दीज टू लैंडमार्क केसेस which actually clarify the scope of आर्टिकल 12. सो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जो है नेक्स्ट क्लास में इसको देखिएगा. और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.